नमस्कार। मेरा नाम रचना वंशी है और मैं आपको गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। 49 अध्याय में पढ़ के सुना चुकी हूँ और आज अर्धशतक अध्याय की बारी है। 50वां अध्याय में आपको सुनाऊंगी। अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी कंसिस्टेंसी पे थोड़ा सा फक्र हो रहा है कि मैंने बहुत निरंतरता से आपको सुनाया। आपकी जो प्रवाहिता रही सुनने में वो भी कमाल की रही। जो 2-4 लोग मुझे हमेशा कमेंट करते हैं उनकी टिप्पणियां मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक होती थी। और देखिए, ये ऐसा साहित्य है जिसमें हर एक का मन नहीं लगता। जो लोग सुनते हैं और निरंतरता से सुनते हैं वो मेरे लिए बहुत खास हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसे लगता है कि साहित्य का भविष्य अभी भी उज्जवल है, रील्स और यूट्यूब के जमाने में भी। आज मैं आपको 50वां अध्याय पढ़ के सुनाऊंगी। 49वें अध्याय में आपको याद होगा कि सब कुछ गोबर के आगमन पे सिमट गया था। गोबर आया है शहर से, बहुत सारा सामान लेके आया है और बहुत सारी चीजें वो निकाल रहा है। उसके आने पे प्रेमचंद जी जो उन्होंने गढ़ा है वो बहुत रोचक है कि कैसे वो सामान निकाल रहा है, कैसे घर की बच्चियां जो है, रूपा और सोना उसकी बहनें, वो पुलकित हैं कि उनके लिए नई साड़ियां आई हैं। कैसे गोबर जो है वो अपनी परिस्थितियों का एहसास कर रहा है देख करके। उसको लग रहा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है कि उसको लग रहा है कि विपन्नता का साम्राज्य उसके घर में है। माने इतनी, जिसको कहते हैं घनघोर गरीबी, उसे महसूस हो रही है। झुनिया उसकी पत्नी, जो कि औपचारिक रूप से पत्नी नहीं है लेकिन उसके बच्चे की माँ है, वो दूर खड़ी है और पूरे आज मूड में है कि वो अपना पूरा गुस्सा जाहिर करेगी जब उसे मौका मिलेगा गोबर से मिलने का। धनिया से बात हो रही है उसकी, अपनी माँ से बात हो रही है और जो चीजें हैं वो सब में उत्साह का संचार कर रही हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे अच्छे दिन लौट आए हैं। मैंने आपको बस उसके आगमन के बाद जिसको कहना चाहिए मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो पढ़ के सुनाई थी। प्रेमचंद जी ने लिखा है, ये लंबा चलने वाला है। उसके आने पर घर की खुशी से लेकर के और सामाजिक ताने बाने में जो परिवर्तन आएगा वो मुझे याद है, जो पुराना याद है। प्रेमचंद जी हमको पूरे विस्तार पूर्वक सुनाने वाले हैं। सुनिए 50वां अध्याय। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थीं। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। माँ को बच्चे के भोजन की हमेशा चिंता रहती है। घर में जो थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए सांच कर रखा हुआ था, इस वक्त तो चबेने पर कटती थी। यानी कुछ चबेना मतलब वही जिसको हम लोग चना या पॉपकॉर्न टाइप की चीजें। मगर गोबर, अब वो गोबर थोड़ी ही है, उससे जौ का आटा भी नहीं खाया जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार ले आई। इधर महीनों से सगुआइन एक भी पैसे की चीज उधार नहीं दे रही थी, पर आज उसने एक बार भी नहीं पूछा कि पैसे कब चुकाओगे। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है। धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला है दीदी, मैंने भी कुछ कहा नहीं। हाँ, सबके लिए किनारेदार साड़ियां लाया है, तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया है, ये मेरे लिए बहुत है। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहां रहे कुशल से रहे, माँ बाप को और क्या चाहिए। लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपया भी मिले न मिले ब्याज तो दे ही देगा। दिन दिन बोझ बढ़ता जा रहा है। मतलब देखिए, सगुआइन का तगादा आ गया है। इधर सोना चुन्नू को उसका फ्रॉक और टोपा पहनाकर राजा बना रही थी। बालक इन चीजों को पहनने से ज्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद कर रहा था। अंदर गोबर और झुनिया में मान मनोबल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर बिठा दिया, आप परदेश की राह चले गए। फिर न खोज ली न खबर ली कि मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताकली होगी, सोचा होगा एक ही घर के हैं, एक घर के लिए है, एक बाहर के लिए हो जाएगी। झुनिया कह रही है उससे। गोबर ने सफाई दी, झुनिया, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ जो मैंने कभी किसी और की ओर ताका हो। लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, लेकिन तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी।
अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसीलिए आया हूं। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे ना। दादा तो मेरी जान लेने पर उतारू थे। सच, तीनों जने यहाँ चढ़कर आए थे। अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर चले गए। हमारे दोनों बैल खोल ले गए, इतनी जबरदस्ती, और दादा कुछ नहीं बोले। दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं जाने देते थे, लेकिन दादा ने ही भलमनसी दिखाई तो और वो लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी सब टूट गई, थोड़ी सी पंडित जी महाराज के साजे में है, ऊख बोई नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे, उसमें गर्मी थी, यूं भी कम न थी। यह हाल सुनकर उसके बदन में आग लग गई। बोला, फिर तो मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी ये मजाल कि मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाएं। ये डाका है, खुला हुआ डाका है। 3-3 साल को चले जाएंगे जेल। यूं नहीं देंगे तो अदालत में ले लूंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वह उसी आवेश में चला था कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोली, चले जाना, पर ऐसी क्या जल्दी है? कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। पंचायत ने 80 रुपए डांड के लगाए। 30 मन अनाज ऊपर, उसमें तो और तबाही हो गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहनाकर लाई। कपड़े पहनकर वो जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया। इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खौल रहा था और कमर में रुपए जो थे उसमें आग और लगी हुई थी। वह एक एक से समझेगा, पंचों को उस पर डांड लगाने का कौन सा अधिकार है? कौन होता है कोई और उनके बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगड़ा? अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो वह लोगों के हाथों में हथकड़ियां लगवा सकता है। सारी घरगृहस्थी तहस नहस हो गई। क्या समझ लिया इन लोगों ने अपने आप को? बच्चा उसकी गोद में जाके मुस्कुराया, फिर जोर से चीखा जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। झुनिया ने बच्चे को उसकी ओर गोद में ले लिया। झुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो, किस सोच में पड़े हो? यहाँ सबसे लड़ने आए हो क्या? एक दिन निभा लो। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे ना हो तो उस पर सभी रौब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि मैं घर से भागा, नहीं देखता कैसे कोई ढेला डांड ले लेता। शहर की हवा खा के आए हो तभी ये बातें सूझने लगी हैं, नहीं घर से भाग के जाते ही क्यों? यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्री, दातादीन, झिंगुरी सबको पीट कर गिरा दूं, उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपयों की बहुत गर्मी चढ़ी है साइड, लाओ निकालो, देखो इतने दिन से क्या कमा के लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाँ, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। अम्मा जाने देंगी तब ना। अम्मा क्यों नहीं जाने देंगी? उनसे क्या मतलब है? वाह, मैं तो उनकी राजी बिना न जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने, और मेरा कौन था यहाँ? अगर वो घर में न घुसने देती तो माँ कहाँ जाती? जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी, और तुम भी क्या परदेसी रहते रहोगे? और यहाँ बैठकर क्या करूंगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा यहाँ पे रखा ही क्या है? थोड़ी सी अकल हो तो आदमी काम करने से ना डरे तो वो भूखों कभी नहीं मर सकता। यहाँ तो अकल कुछ काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुझसे मुंह फुलाए हुए हैं? अपने भाग बखानों की मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने तो उपद्रव इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में आ जाते तो मुंह लाल कर देते। क्या तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे? कभी नहीं, भूल के भी नहीं। अम्मा पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से, मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते हैं तो मैं इन्हें देवता समझते हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं कि बहू को कुछ मत कहना है, तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इसे घर में बैठाकर आप न जाने कहाँ भाग गया है। आजकल पैसे की तंगी है, ऊख के रुपए बाहर से बाहर ही उड़ जाते हैं। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पिटना मच गया, तब से पड़े हुए हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव की दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाके राम राम करके आया, फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुरू सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोंकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने उसे अपना हीरो बना लिया। उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साली भर में वे क्या से क्या हो गया। सहसा झिंगुरी सिंह ने अपने कुएं पर नहाते हुए गोबर को देख लिया, मगर गोबर ने उन्हें सलाम न किया। वह और कुछ न बोला। वह ठाकुर को दिखा देना चाहता था कि वो उन्हें कुछ नहीं समझता। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। ये वही वाली लाइन।
झिंगुरू सिंह ने खुद ही पूछा, कब आए गोबर, मजे में तो हो, कहीं नौकरी में थे क्या लखनऊ में? गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था, नौकरी है तो गुलामी, मैं व्यापार करता हूँ। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा, कितना रोज पैदा कर लेते हो? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया, यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे, कभी चटक गई तो 4 भी मिले, इससे कम कभी नहीं मिले। झिंगुरी बहुत नोच खसोट के भी 25-30 से ज्यादा न कमा पाते थे और ये गवार लौंडा 100 रुपए कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब वे किस दावे से उस पर रौब जमा सकते थे? वर्ण में वे जरूर ऊंचे थे, लेकिन वर्ण कौन देखता है? उससे स्पर्धा करने का ये अवसर नहीं था। अब तो उसकी चुरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता था। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा जो खर्च करते बने। गांव में 3 आने भी नहीं मिलते। भवनिया उनके जेठे पुत्र का नाम था। को भी कहीं कोई काम दिलवा दो तो भेज दूं। न पढ़े न लिखे, एक न एक दिन उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीमी खाली हो तो बताना, नहीं साथ लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो तो कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे की ऊपर से गुंजाइश होनी चाहिए। गोबर ने अभिमान भरी हंसी के साथ कहा, यही ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत ही कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करें पेट ही नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसके गले बांध दूं? लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो मेरी गर्दन पकड़ में आ जाएगी। संसार में इल्म की कदर नहीं है, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगा कर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐठ कर रह गया, लौंडा कितनी घमंड की बातें करने लगा है, मानो धर्म का अवतार ही है ये। इस तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे, गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में हो गोबर? सुना है वहां कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दीन को भी किसी हीले से लगा दो ना, भांग पीकर पड़ा रहता है। अब तुम्हारे सिवाय इसका है ही कौन? गोबर ने बताया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज? जिस जजमान के द्वार पे खड़े हो जाओ कुछ ना कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में, गमी में, खेती में लेन देन करते रहो, दलाली करते हो, सबसे कुछ ना कुछ, किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या? क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर? कि साथ ले जाने की कोई जगत निकाल ली है? दाता दीन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है। अदब और लिहाज जैसे भूल गया था। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उखड़वा कर हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में ले लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा हो गया है, क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे ना कुछ दिन? हाँ, अभी तो रहूंगा कुछ दिन। उन पंचों का दावा करना है जिन्होंने डांड के बहाने मेरे 150 रुपए हजम किए हैं। देखूं कौन हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी जात मुझे बाहर करती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रौब में डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके काटे का कोई मंत्र नहीं है। तुमने अच्छी डांट बताई। पटवारी के कान भी जरा गर्म कर दो, बड़ा मुतफन्नी है दादा। बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे, कारिंदे से मिलकर असामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, उसकी सिंचाई पहले करो। गोबर ने मूंछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई? साल भर में भूल थोड़े ही गया हूँ। मुझे यहाँ रहना नहीं है। नहीं एक एक को नचाकर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का सॉन्ग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। अब होली का प्रोग्राम बनने लगा। मैंने आपको बताया था कि ये किस्सा लंबा चलने वाला है। गोबर के आने से जो घर में खुशी की लहर और जो गांव भर में कहना चाहिए जिज्ञासा प्लस ईर्ष्या की जो रिपल्स देख रहे हैं आप पृष्ठों में, अभी मैं देख रही हूं कि पृष्ठों में वो आगे तक जाने वाली है। तो गोबर और क्या क्या करेगा, किस किस तरीके से लोगों को लताड़ेगा, व्यंग कसेगा, कैसे अपनी बातों से और अपने कामों से और क्या क्या वो करेगा। जैसा कि उसका प्लान है कि वो डांड लेने वाले लोगों से बदला लेगा और बहुत सारे उसके योजनाएं प्रेमचंद जी दिखा रहे हैं कि वो कर सकता है।
तो आने वाले पृष्ठों में यानी 51वें अध्याय में क्या कुछ करता है गोबर, उसके लिए तैयार रहिएगा सुनने के लिए। अभी मैं चलती हूँ, बने रहिएगा प्रेमचंद जी के गोदान के साथ और रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।